हेलो स्टूडेंट्स। बायोलॉजी के इस पीरियड में मानव फिजियोलॉजी में अपन मानव में पाचन तंत्र की बात कर रहे थे। अपन ने पिछले अपने वीडियो में पढ़ा था कि पाचन तंत्र को दो भागों में बांटते हैं। पहला आहार की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री के नाम, और दूसरा पाचन की क्रियाविधि या कार्य की। तो आज अपन दूसरे पार्ट को लेते हैं, पाचन की क्रियाविधि या कार्य की। तो यहाँ दो शब्द हो गए, दो टर्म्स हो गए। एक तो हो गया पाचन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, और दूसरा हो गया फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। तो मैकेनिज्म क्या है? तो मैकेनिज्म का अर्थ यह है कि जो पूरी पाचन की क्रिया होती है, इसमें भोजन ग्रहण से लेकर भोजन के अपचित भाग को बाहर निकाला जाता है, तब तक की क्रिया को अपन क्रियाविधि में पढ़ते हैं। तो क्रियाविधि को अपन 5 भागों में बांटते हैं। पहला भाग लेते हैं अपन भोजन का अंतर्ग्रहण, इनगेशन ऑफ फूड, भोजन को ग्रहण करना। दूसरा पाचन, डाइजेशन, ग्रहण किए भोजन को पचाना, भोजन के जटिल भागों को सरल भागों में बदलकर विसरणशील बनाना और घुलनशील बनाना, ये पाचन। तीसरा है अवशोषण, जो भोजन पच गया है आहार नाल की गुहा में, अवकाशिका में, उस भोजन को रक्त के द्वारा ग्रहण करना, ये कहलाएगा अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। फिर चौथा आता है स्वांगीकरण या एसिमिलेशन, जो भोजन रक्त में आ गया है, पचित भोजन, जैसे अमीनो अम्ल है, जैसे ग्लूकोज है, जैसे वसी अम्ल है, इनके द्वारा अब शरीर की आवश्यकता के अनुसार नई प्रोटीन, नई वसा, नई कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना स्वांगीकरण कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। यह क्रिया यकृत में होती है। इसके बाद आता है बहिक्षेपण। आहार नाल की पूरी संरचना में अपन ने देखा था, क्षुद्रांत तक भोजन का पाचन और अवशोषण होता है। कोलन के अंदर जाकर बृहदांत्र में जल और कुछ खनिज लवणों का अवशोषण होता है। उसके बाद जो भोजन बच जाता है वो अपचित भोजन होता है, उसको बाहर त्यागना बहिक्षेपण या ईगेशन कहलाता है। तो इनगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और ईगेशन, ये 5 पद है भोजन की पाचन की क्रियाविधि के। अपन यह शुरू करते हैं पाचन की कार्य की, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। तो भोजन का जो पाचन है उसकी कार्य की क्या है? तो पहले तो बात करें भोजन में है क्या। तो भोजन में जटिल, अघुलनशील, अनसॉल्युबल व अविसरणशील कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनको बदलना, किसमें? जटिल को सरल में, अघुलनशील को घुलनशील में, और अविसरणशील को विसरणशील में। कार्बनिक पदार्थ। अब इनको कौन बदलेगा? तो इनको बदलेंगे जल अपघटक एंजाइम, जल अपघटक एंजाइम। ऐसे एंजाइम जो जल की उपस्थिति में काम करते हैं उन्हें जल अपघटक एंजाइम कहते हैं, हाइड्रोलेजेज या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो ये तो परिभाषा हुई पाचन की कि जटिल को सरल में, अघुलनशील को घुलनशील में, अविसरणशील को विसरणशील में बदलना, ताकि वो कोशिका के अंदर जा सके। अब बात करते हैं पाचन कितने प्रकार का होता है। तो पाचन यहाँ 2 प्रकार का है। एक है यांत्रिक पाचन, फिजिकल डाइजेशन, दूसरा है रासायनिक पाचन, केमिकल डाइजेशन। यांत्रिक पाचन का मतलब है भोजन को बल के द्वारा तोड़ना, भोजन के बड़े भागों को छोटे भागों में तोड़ना। जैसे मुख्य गुहा में दांतों के द्वारा भोजन को चबाया जाता है तो भोजन छोटे भागों में टूटने लगता है, ये भी पाचन है, इसको यांत्रिक पाचन कहेंगे। आमाशय में भोजन का मंथन होता है, कर्माकुंचन से जब भोजन आगे बढ़ता है तो इसमें भोजन पर दबाव पड़ता है, भोजन के बड़े भाग छोटे भागों में बदलते हैं, ये यांत्रिक पाचन।
बाकी पूरी आहार नाल में विभिन्न प्रकार की पाचक एंजाइमों, जल अपघटक एंजाइम द्वारा भोजन का पाचन किया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं कि जल अपघटक एंजाइम द्वारा जटिल अघुलनशील अविषनशील पदार्थों को सरल घुलनशील और विषम कार्बनिक पदार्थों में बदलना पाचन कहलाता है। तो इस प्रकार जब भोज्य पदार्थ विषमशील हो जाएंगे तो कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित योग्य हो जाएंगे। अपन बात करते हैं आहार नाल के विभिन्न भागों में पाचन क्रिया किस प्रकार से होती है। आहार नाल के विभिन्न भागों में मुख गुहा से लेकर क्षुद्रांत तक पाचन की क्रिया एक एक भाग में अपन अध्ययन करते हैं। सबसे पहले तो बक्कल कैविटी या मुख गुहा में पाचन की क्रिया होती है। तो मुख गुहा में जब भोजन पहुंचता है तो भोजन का दोनों प्रकार का पाचन होता है। पहला यांत्रिक पाचन, यानी भोजन को दांतों से चबाया जाता है, और जब भोजन को चबाया जाता है तो भोजन के बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, और ये एक प्रकार का यांत्रिक पाचन हुआ। भोजन को यांत्रिक पाचन के साथ ही जीभ के द्वारा जब घुमाया जाता है, जीभ के ऊपर स्वाद अंकुरक पाए जाते हैं। ये स्वाद अंकुरक भोजन का स्वाद या टेस्ट का ज्ञान कराते हैं तंत्रिका के द्वारा, और इनकी स्वाद के कारण ही एक प्रतिवर्ती क्रिया होती है जिससे मुख में या मुख गुहा में लार का स्रावन होता है। उस लार में पाचक एंजाइम आते हैं जो भोजन का रासायनिक पाचन करेंगे। तो अपन देखते हैं भोजन में रासायनिक पाचन कैसे होता है। तो भोजन में रासायनिक पाचन में भोजन प्लस ये भोजन था, और इसमें मुख गुहा की भित्ति में पाए जाने वाली 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां, पैरोटिड पिन्ना के नीचे, सब मैंडिबुलरी जबड़े के जोड़ के नीचे, सब लिंगुअल जीभ के नीचे, सब यानी नीचे, और लिंगुआ यानी जीभ के नीचे, ये तीनों लाल ग्रंथियां लार का स्रावन करती हैं। इनकी नलिकाओं के अलग अलग नाम है, आप आगे पढ़ोगे, स्टेनसन डक्ट, वासन डक्ट, और इन नलिकाओं के द्वारा लार जो है वो बक्कल कैविटी या मुख गुहा में आता है। देखते हैं लार में क्या क्या है। लार में अधिकतम भाग है जल, कुछ भाग है श्लेष्मा जो भोजन को चिकना बनाने के साथ ही भोजन का निवाला बनाने में सहायक है। तीसरा है भोजन को पचाने वाले एंजाइम्स। एंजाइम्स रासायनिक पदार्थ होते हैं प्रोटीन के बने हुए, जो यहां पर जल अपघटक एंजाइम है। यहाँ 2 प्रकार के एंजाइम आते हैं। पहला आता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम स्टूडेंट, लाइसिस कहीं पे इसका अर्थ होता है तोड़ना, तो जीवाणुओं को नष्ट करता है, जीवाणुओं को तोड़ता है। ये एंजाइम लाइसोजाइम जीवाणु को नष्ट करेगा। भोजन में है कोई भी हानिकारक पार्टिकल या जीवाणु को ये एंजाइम लाइसिस नष्ट करता है। कुत्ते के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए कुत्ते में कितने बड़े घाव हो जाए, जहां तक उसकी जीभ पहुंचती है वहां तक घाव आसानी से वो संक्रमण से रोक लेता है या घाव भरने में सहायक है, क्योंकि उसमें लाइसोजाइम अधिक पाया जाता है। दूसरा एंजाइम है टाइलिन। टाइलिन में पी साइलेंट रहता है, PTYLIN, टाइलिन। यह स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। सैकेराइड जहां भी है इसका मतलब है शर्करा। शर्करा 3 प्रकार की है, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड। तो ये स्टार्च सबसे जटिल जो है उसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉली यानी बहुत सारे, सैकेराइड यानी शर्करा की अणु, बहुत सारे सैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। इस स्टार्च को ये टाइलिन डाइसैकेराइड में बदलता है, माल्टोज में बदल देता है। माल्टोज डाइसैकेराइड है, यानी 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बनी है। साथ में ही कुछ डेक्स्ट्रिन भी बनता है, अल्फा सिमिथडेक्सिन।
ये 3 से लेकर 9 ग्लूकोज के रो का बना हुआ है। ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है। यहाँ पूर्ण पाचन नहीं हुआ स्टार्च का, थोड़ा सा पाचन हुआ है, आंशिक पाचन होता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि रोटी को अधिक देर चबाने पर वो मीठी क्यों लगने लगती है। तो स्टूडेंट्स, ये उसका कारण है कि भोजन में जो स्टार्च है वो अधिक समय तक चबाया जाएगा तो माल्टोज में बदलेगा और माल्टोज ग्लूकोज में बदलने लगता है और ग्लूकोज मीठा होता है। इसी प्रकार खिचड़ी का मंथन करके खाया जाता है तो वो अधिक स्वाद क्यों लगती है, क्योंकि उसका मंथन करेंगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट के जो पॉलीसेक्राइड है वो टूट के डाइसेक्राइड या मोनोसेक्राइड में बदलने लगते हैं, जिससे उसका स्वाद मीठा होने लगता है। ये पाचन क्रिया वही बक्कल कैविटी में, और इसके अंदर मिला यहाँ पर लार। लार हल्का सा अम्लीय होता है क्योंकि लार में बाइकार्बोनेट्स भी पाए जाते हैं। दूसरा भाग आता है ग्रसनी, फेरिंक्स। ग्रसनी में कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग है क्योंकि ग्रसनी के अंदर भोजन मार्ग से आने वाला भोजन और श्वसन मार्ग से आने वाला मार्ग एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ये भोजन मार्ग है, ये भोजन मार्ग, और ये नासा से आने वाला श्वासनली ट्रेकिया है, जो श्वासनली आगे आ जाते हैं। ये भोजन मार्ग पीछे चला गया, इसको बोलते हैं फेरिंजियल क्रॉस। आगे आपके नीट में भी क्वेश्चन आता है फेरिंजियल क्रॉस क्या होता है। यहां पर 2 भाग है ग्रसनी के अंदर, एक भोजन मार्ग का और एक श्वसन मार्ग का। श्वसन मार्ग का भाग कहलाता है ग्लोटिस और भोजन मार्ग कहलाता है गलट। तो ये नासा मार्ग और ये भोजन मार्ग। तो नासा मार्ग आगे चलकर ग्लोटिस के द्वारा दोनों फेफड़ों में जाने वाली ट्रेकिया में जाएगा और ये पीछे चलकर आमाशय में आगे चलकर जाएगा। तो अपन यहाँ इनकी बात नहीं करेंगे, आगे अपन पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं फेरिंजियल क्रॉस। फेरिंजियल क्रॉस के द्वारा भोजन मार्ग जो नीचे से जा रहा है वो श्वसन मार्ग के ऊपर से होकर चला जाता है, और ग्लोटिस के द्वारा श्वसन मार्ग और गलट के द्वारा भोजन मार्ग। तो भोजन गलट के द्वारा निगलन की क्रिया द्वारा तीसरे भाग कृषिका में आ जाता है। यहाँ ये ध्यान रखना है कि जब भोजन का निगलन होता है तो ग्लोटिस को एक ढक्कन होता है जो ऊपर से बंद कर लेता है, जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, और ये एपिग्लोटिस भोजन के कण को श्वसन मार्ग में जाने से रोकता है। अगर भोजन का कण श्वसन मार्ग की तरफ चला जाएगा तो खांसी आएगी, बाहर निकाला जाएगा, और अगर अंदर प्रवेश कर जाता है तो बहुत हानिकारक प्रभाव कर सकता है। तो ग्लोटिस इसको नियंत्रण कर रहा है और गलत भोजन मार्ग को आगे तीसरे भाग कृषिका या इसोफेगस में खुलता है। इसोफेगस एक नलिकाकार संरचना है जो पेशियों से बनी है। अपन हिस्टोलॉजी पढ़ चुके हैं, बाहर अनुदैर्ध्य पेशियां, अंदर वर्तुल पेशियां, और इसमें जो भोजन आता है वो निवाले के रूप में आता है। अब भोजन को कहते हैं बोलस। भोजन बोलस के रूप में अब इसोफेगस में आता है। तो इसोफेगस की भित्ति में पीछे की ओर संकुचन, आगे की ओर शिथिलन होता है। कहां पर? जहां भोजन है, ये भोजन है तो भोजन के पीछे संकुचन होगा यहां, तो भोजन पे दबाव पड़ेगा और भोजन आगे बढ़ेगा, और आगे से शिथिल होती है और इस प्रकार भोजन आगे बढ़ता है। इस क्रिया को बोलते हैं कर्माकुंचन। एकांतर क्रम में यह क्रिया होने से भोजन लगातार आगे बढ़ता है। ये पीछे दबाव, आगे शिथिलन। इस क्रिया को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या कर्माकुंचन। कई बार प्रश्न आता है कि
ईसोफेगस, जो कि पेशी संरचना है, नलिकाकार संरचना है जो लगभग 25 सेंटीमीटर है और डायफ्राम को भेद कर उदर गुहा में प्रवेश करती है, आमाशय में जाके खुलती है। इसके स्थान पर प्लास्टिक की नलिका लगा दिए तो क्या होगा? तो स्टूडेंट्स ये क्रिया नहीं होगी। कौन सी? कर्मा कुंचन की क्रिया नहीं होगी, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट नहीं होगा, भोजन आमाशय में नहीं पहुंचेगा। यहाँ कोई भोजन का पाचन नहीं है, यहाँ ग्रसनी में कोई भोजन का पाचन नहीं है। ग्रसनी का कार्य भोजन का निगलन और ग्रसनी का कार्य कर्मा कुंचन द्वारा भोजन को आमाशय में पहुंचाना। अगर प्रश्न आ जाए ईसोफेगस का कार्य बताइए तो आपको बताना है भोजन का पाचन नहीं होता, लेकिन कर्मा कुंचन से भोजन आमाशय में पहुंचता है। अब चौथा भाग आमाशय, स्टोमक। स्टोमक आमाशय एक पेशीय संरचना है। इसका पेशी स्तर सबसे बड़ा अपन ने देखा, 3 प्रकार के पेश है और अधिक विकसित पेशा। कारण यहाँ भोजन का संग्रहण होता है, भोजन का मंथन होता है या भोजन का पाचन होता है। तो आमाशय में भोजन का सबसे पहले तो क्या होगा? स्टोरेज होगा, भोजन का संग्रहण, भोजन का स्टोरेज। दूसरा भोजन का मंथन, यांत्रिक पाचन। और तीसरा भोजन का रासायनिक पाचन। तो तीसरा ये मुख्य भाग है भोजन का पाचन करना। आमाशय में भोजन लगभग 3 घंटे रहता है। जब आमाशय खाली होता है तो अपने को भूख लग जाती है, इसलिए इंग्लिश में अपन बोलते हैं भूख लगी है तो अपन कहते हैं माय स्टोमक इज एम्प्टी, मेरा पेट भर गया है। तो अपन कहते हैं माय स्टोमक इज फुल। तो स्टोमक भरने से अपने को पता चलता है अपने को भूख लगे या नहीं लगे। अब बात करते हैं आमाशय में क्या होता है। तो देखो आमाशय की भित्ति, आमाशय की भित्ति, भित्ति में क्या पाए जा रहे हैं? जठर वलन। जठर वलन में क्या पाए जा रहे हैं? जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां किसका स्त्रावन करती हैं? जठर रस, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक फॉल्ट। जठर रस, गैस्ट्रिक जूस जो है वो आमाशय का मुख्य स्त्रावण है, जिसमें श्लेष्मा, इसमें एसियल अम्ल और इसमें एंजाइम, ये तीनों चीज हैं। अब बात अपन करते हैं जठर रस का स्त्रावण कब होता है। तो देखिए स्टूडेंट, आमाशय जो है उसके अंदर अपन ने हिस्टोलॉजी में पढ़ा था कि जठर वलन पाए जाते हैं। ये आमाशय का एक बड़ा भाग जो भोजन का संग्रह करता है और जहां भोजन आता है उस बात को अपन बोलते हैं ये इसोफेगस। आगे चलकर ये आमाशय में खुल रही है, यहां से भोजन जाता है। यहाँ एक कपाट होता है, जठर आगमी कपाट। यहाँ एक कपाट होता है, भोजन जाता है, जठर निर्गमी कपाट। आमाशय के 3 भाग थे, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। ये वाला भाग जहां भोजन आता है कार्डियक कहलाता है, कार्डियक मीन्स हृदय, हृदय को स्थित है। और ये वाला भाग जहां से भोजन जाता है ये पाइलोरिक पार्ट, और यह भोजन का पाचन होता है। इसको फंडस या फंडिक भाग कहते हैं। इस भाग के अंदर सबसे ज्यादा जठर वलन पाए जाते हैं और इन जठर वलनों में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। जैसे ही भोजन आमाशय में आता है, आमाशय की भित्ति से एक हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा? गैस्ट्रिन। ये गैस्ट्रिन हार्मोन आमाशय की भित्ति में पाए जाने वाले जठर वलन में जाएगा। जठर वलन को कहेगा जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्रावन करिए, और अब भोजन के अंदर यहां पर मिलेगा जठर रस। जठर रस में
मुख्य रूप से 3 भाग है। पहला भाग है श्लेष्मा, जो भोजन को चिकना बनाएगा, तरल माध्यम प्रदान कर देगा। दूसरा HCl अम्ल, HCl अम्ल जो है वो भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। ये भोजन के निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय में बदलता है। ये भोजन में आए कठोर भागों को गलाता है और ये भोजन को सड़ने से बचाता है। तीसरा भाग है एंजाइम्स। तो जठर ग्रंथि की संरचना में अपन ने पढ़ा था, एक थी कलश कोशिका, गॉबलेट सेल, श्लेष्मा इस्तेमाल करें। दूसरी थी अम्लजन कोशिका या ऑब्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल, ये HCl अम्ल का इस्तेमाल करेंगे। तीसरी थी चीफ सेल, पेप्टिक कोशिका, जाइमोजन कोशिका, और ये एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे महत्वपूर्ण आमाशय के एंजाइम कौन से हैं? तो आमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम, पहला एंजाइम है पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन जो कि निष्क्रिय होता है, और इसको सक्रिय कौन बनाता है? HCl अम्ल। HCl अम्ल pH कर देता है 2 से 3, प्रबल अम्ल है, और पेप्सिनोजन को बदल देता है पेप्सिन में। पेप्सिन क्या है? सक्रिय है। दूसरा एंजाइम प्रोरेनिन, जो शीर्षोत्तम स्पष्ट होता है, अभी बात करेंगे। पहले बात करते हैं पेप्सिन क्या करता है। तो पेप्सिन भोजन में पाए जाने वाली प्रोटीन की बड़ी श्रृंखलाओं को, ये प्रोटीन जो होता है इसका पाचन सबसे धीमा होता है और ये इस प्रकार की जटिल श्रृंखलाओं में होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन। इस प्रोटीन को यह सक्रिय पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन अम्लीय माध्यम में छोटी श्रृंखलाओं में तोड़ देगा। कैसी? ऐसी या ऐसी या ऐसी, ये छोटी श्रृंखलाएं कहलाएंगी प्रोटियोजेज, प्रोटियोजेज, और ये श्रृंखलाएं कहलाएंगी पेप्टॉन्स, और ये और छोटी श्रृंखलाएं कहलाएंगी पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। तो स्टूडेंट, ये पहला पाचन हुआ प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन को पेप्सिन, प्रोटीओजेज और पेप्टॉन्स या पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। दूसरा एंजाइम जो इसके साथ आ रहा है वो है प्रोरेनिन, प्रोरेनिन। प्रोरेनिन भी निष्क्रिय आता है और इसको भी HCl अम्ल सक्रिय में बदल देता है। HCl अम्ल और pH 2.5, और इसको बदल देगा रेनिन में। रेनिन क्या है? सक्रिय है। ये सक्रिय रेनिन दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन केसिनोजन को किसिन में बदल देता है। केसिनोजन, ये भी मिल्क प्रोटीन है, केसिनोजन। और इस केसिनोजन को यह रेनिन केसिन में बदल देता है। केसिन कैल्शियम आयन के साथ जुड़ जाता है और बना कैल्शियम पैराकेसिनेट, कैल्शियम पैराकेसिनेट। ये कैल्शियम पैराकेसिनेट जो है दही जैसा होता है।
दही के समान अर्धठोस, कुछ गाढ़ा होता है। दूध कैसिनोजन, दूध प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन। दूध अधिक तरल होता है, इसलिए आमाशय में अधिक समय तक ठहर नहीं पाता, इसलिए प्रोटीन का पाचन नहीं होता। इसलिए दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन केसिनोजन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदला जाता है, जो कुछ दूध की तुलना में गाढ़ा है और अधिक समय तक आमाशय में ठहर सकता है। अब ये पेप्सिन इस कैल्शियम पैराकेसिनेट को प्रोटीओजेज और पेप्टोन्स में बदल देगा। स्टूडेंट्स, मैंने पहले बताया था रेनिन शीर्ष अवस्था में स्त्रावित होता है और वैक्स होते होते कम होता है, बंद हो जाता है, बचने में इसकी सर्वाधिक मात्रा होती है। अब आता है अपने पास तीसरा एंजाइम जो जठर रस में है, गैस्ट्रिक जूस में, जिसका नाम है जठर लाइपेज। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज नाम से ही आता है। लिपिड, वसा और लाइपेज। ये लाइपेज वसा को, ये वसा है, लिपिड, इस वसा को वसीय अम्ल में बदल देगा। फैटी एसिड वसीय अम्ल, और वसीय अम्ल के साथ मोनोग्लिसराइड प्लस MG, मोनोग्लिसराइड्स, यहां पर रखेंगे लाइपेज। वसा के पाचन के लिए जठर रस में, गैस्ट्रिक जूस में जठर लाइपेज की मात्रा बहुत कम आती है, इसलिए यह वसा का पाचन बहुत कम होता है। अपन अधिक मात्रा में वसा युक्त भोजन ग्रहण करते हैं, अधिक मात्रा में तली हुई चीजें, समोसे, कचौड़ी आदि खा लेते हैं, तो उन्हें पचाने के लिए जठर लाइपेज की आवश्यकता पड़ेगी। जठर लाइपेज के लिए अधिक मात्रा में जठर रस की आवश्यकता पड़ेगी। जठर रस अधिक आएगा तो एसिड अम्ल अधिक आएगा, अम्ल अधिक आएगा तो अपने प्रभाव करेगा। अपन जानते हैं अम्ल खट्टे होते हैं तो अपने को खट्टी डकार आने लगती है, और लगातार ये स्थिति बनी रहे तो अम्ल पित्त या एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो स्टूडेंट, ये हुआ अपने आमाशय में पाचन। एक बार मैं आज के लोग लेसन रिवाइज कर दूं। बक्कल कैविटी में यांत्रिक पाचन, रासायनिक पाचन, नाक का श्रवण। ग्रसनी में कोई पाचन नहीं, केवल निगलन की क्रिया। ग्रसिका में पाचन नहीं, कर्माकुंठित क्रिया। आमाशय में भोजन का संग्रहण, मंथन और पाचन। आमाशय की भित्ति से जठर रस, गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन। गैस्ट्रिक जूस में 3 एंजाइम, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और जठर लाइपेज, तीनों की ये क्रिया है। स्टूडेंट, जो अपने को कॉम्पिटेंसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो छोटी छोटी चीजों पे पूछे जाते हैं, इसलिए आप प्रत्येक कंसेप्ट को क्लियर रखें। किसी प्रकार को इसमें रटा पीटा देने की आवश्यकता नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पर्सनली इसके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको हर प्रकार से संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। और आप इसको एक बार अपने हाथ से जरूर लिखें, क्योंकि प्रिंटेड चीज को या सीधे फोटो से समझना अपने को कंपटीशन में सफलता नहीं दिलाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।